नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का सवाल और मैं हूं आपके साथ राकेश टंडन। राहुल गांधी एक बार फिर से विदेशी धरती पर हैं और पुराने अंदाज में एक बार फिर से प्रधानमंत्री मोदी, बीजेपी और आरएसएस पर निशाना साधा है। आपको याद होगा, इसी साल मार्च में राहुल गांधी ब्रिटेन के कैम्ब्रिज में संबोधन के दौरान मोदी के खिलाफ खूब बोल रहे थे और इस बार अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में राहुल गांधी ने भारतीयों के बीच स्पीच दी और मोदी पर तंज कसते हुए निशाना साधा। दरअसल राहुल गांधी ने कहा कि वो भगवान को भी दुनिया चलाना सिखा सकते हैं। भगवान भी चौंक जाएंगे कि ये मैंने क्या बना दिया। इसके साथ ही मुसलमानों को लेकर भी राहुल गांधी ने कहा कि भारत में मुसलमानों की वही हालत है जो 80 के दशक में दलितों की थी। राहुल के बयान पर बीजेपी ने भी पलटवार किया। अब सवाल यह है कि जब भी राहुल गांधी विदेश के दौरे पर जाते हैं तो क्या देश का अपमान क्यों करते हैं? इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले राहुल ने क्या कुछ कहा और फिर बीजेपी ने क्या कुछ जवाब दिया, एक बार सुनिए। Too big, too complicated for any one person to think that he understands everything and he knows everything. And so really that is the disease that Sam sort of outlined. That is the disease, that we have a group of people in India who are absolutely convinced that they know everything. In fact, I think they think maybe they know even more than God. They could sit down with God and have a conversation and explain to him, about what is going on. And of course, our Prime Minister is one such specimen. I think if you sat Modi ji down next to God, Modi ji would start explaining to God how the universe works. Right? Yes, and God would get confused that what have I created? राहुल गांधी जी की हर विदेश यात्रा भारत का अपमान करने में कहीं पीछे नहीं रहती और इस बार की प्रायोजित ये विदेश यात्रा भी उसी दिशा में है जहां वो अपमान तो प्रधानमंत्री मोदी जी का करना चाहते हैं, लेकिन अंत में देश का अपमान करने से नहीं हटते। पूर्व में भी आप देखें, वो भारत को एक राष्ट्र ही नहीं मानते, वो तो राज्यों का संघ कहते हैं और भारत के बढ़ते कदमों पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं। आखिरकार राहुल गांधी जी विदेश में जाकर क्या पाना चाहते हैं? इस प्रायोजित कार्यक्रम के अंतर्गत वो क्या प्राप्त करने गए हैं? क्या देश के ऊपर कीचड़ उछालना ही उनका एक काम रह गया है? अंतर देखिए, जब जब राहुल जी बाहर गए तब उन्होंने देश के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़े किए, देशवासियों के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़े किए और मैं एक तरह से कहूं, जो साख भारत की आज पूरी दुनिया भर में बढ़ रही है, उसको कहीं ना कहीं गिराने का काम लगातार राहुल गांधी जी करते हैं। देश का सवाल क्या है? क्या विदेश में राहुल देश का अपमान करते हैं? पहला। दूसरा, मुसलमानों पर राहुल का बयान क्या ध्रुवीकरण की एक कोशिश तो नहीं है? क्या मोदी के खिलाफ बोलने से राहुल को राजनीतिक फायदा होता है? कर्नाटक जीत के बाद राहुल कॉन्फिडेंट हैं या शायद ओवर कॉन्फिडेंट? इन्हीं 3-4 बिंदुओं के इर्द गिर्द आज हम बातचीत करेंगे देश के सवाल में। एक लंबा चौड़ा पैनल हमारे साथ है। हमारे साथ मनोज यादव जी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी की ओर से जुड़े हैं। डॉक्टर अजय उपाध्याय, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की ओर से हैं। ब्रिजमोहन श्रीवास्तव सर, प्रवक्ता एनसीपी की तरफ से, और भुवन भास्कर जोशी जी, प्रवक्ता एसपी की ओर से, और किशोर तिवारी जी, प्रवक्ता शिवसेना उद्धव गुट के साथ हैं। अजय जी, आपसे ही शुरू करना चाहूंगा। इसमें दो चीजें। पहला, विदेशी धरती को ही क्यों चुना जाता है प्रधानमंत्री को टारगेट करने के लिए? और सेकेंडरी सवाल यह है, आप एक तरफ देखिए, प्रधानमंत्री जहां जा रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया गए, वहां पर 25,000 लोगों के बीच में कहा गया ही इज द बॉस। एक राष्ट्राध्यक्ष पैर छू रहा है, एक व्यक्ति ऑटोग्राफ मांग रहा है। तो आपको लगता नहीं कि सीधे सीधे टारगेट करना प्राइम मिनिस्टर को, वो भी विदेशी धरती पर, गलत होगा? जब विदेशी धरती से लोग बॉस कह रहे हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी को, तो आज ये टारगेट क्यों? अजय उपाध्याय जी। रजत भाई, जो सच्चाई है वो सबको देखना चाहिए और पूरे विस्तृत ढंग से इसको दिखाना चाहिए। राहुल गांधी जिस कार्यक्रम में गए हैं, भारत छोड़ो जोड़ो यात्रा थी, उस यात्रा के संदर्भ में उन्होंने सारी बातें रखी। कैसे भारत में नफरत फैलाने की एक
साजिश होती रही और उस साजिश को तोड़ने के लिए हमने कैसे भारत से जोड़ो यात्रा की और देश के लोगों का वास्तविक सोच क्या है, रेस्पेक्ट कैसे एक दूसरे से करते हैं, कैसे एक दूसरे के प्रति दयालुता दिखाते हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिसके कारण भारत को पहचाना जाता है। अब एक प्रश्न जरूर आया बीच में, और बात सच है कि मोदी जी के बारे में जो बात है वो कोई ऐसा तो है नहीं है कि ये दिल्ली के सिर्फ सर्किल में है, पूरे देश में और पूरे विश्व में बात जाती है। जिस तरह गटर थ्योरी का जो उदाहरण सबको पता है, चाय कैसे पीते हैं गटर के गैस से, उसी तरह उन्होंने एक रडार थ्योरी भी दे दी थी। ऐसे कई थ्योरी उन्होंने दी, और सर्वज्ञानी होने का जो एक अहंकार है आदमी के अंदर। और सबसे दुखद बात यह पहलू है इसमें कि जो बंद बुद्धि के लोग हैं, एक झुंड है इस देश में, वो उन सब चीजों को, उस सारे कुतर्क को तार्किक बनाता है। चाहे वो ताली धाली बजा लें, चाहे वो जो है लाइट से कोरोना भगा दें, चाहे गोबर से और वो भाभी पापड़ से देश को जो है कोरोना से मुक्ति दिला दे। ऐसे अवैज्ञानिक चीजों को भी तार्किक रूप देने का प्रयास जो भाजपा के लोग कर रहे हैं, आरएसएस के लोग कर रहे हैं, इस पर एक प्रश्न के उत्तर में उन्होंने एक चीजें दी हैं। ये मोदी जी के भक्तों के लिए हो सकता है सहज उनको मिर्ची लगती हो, लेकिन सच्चाई तो यह है। और जहां तक बात है देश में नफरत का माहौल बनाने का जिन लोगों ने प्रयास किया, आज पूरा देश देख रहा है कि क्या हालात है। हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद मुद्दे जो मूल हैं, बेरोजगारी के मुद्दे हैं, महंगाई के मुद्दे हैं, उन मुद्दों पर बात नहीं होगी तो कब बात होगी? कहां आपके पास मनोज जी के पास चलूंगा। मनोज जी, पहली बार नहीं है, बार बार ये होता है, और इस बार भी उन्होंने कहा कि प्राइम मिनिस्टर मोदी अगर भगवान के पास बैठे तो बता देंगे कि ब्रह्मांड कैसे चलता है। मनोज जी। रजत जी, देखिए, एक तरफ 140 करोड़ देशवासियों के एक माँ भारती का एक सपूत है जो लगातार देश का सम्मान बढ़ाने के लिए और भारतवासियों की 56 इंच की छाती फुलाने के लिए लगातार काम कर रहे हैं, जिसको कभी कोई बोस बोलता है, सबसे पॉपुलर प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं, सबसे लविंग प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं। और जिस तरह से यूक्रेन भी कहता है कि हमारे बीच में, रशिया के बीच में आप मध्यस्थता कीजिए, G7 के देशों में किस तरह से धाक जमती है। बड़े बड़े चौधरी भारत की तरफ बड़ी अच्छी निगाह, सकारात्मक निगाह से देखते हैं। तो ये 140 करोड़ देशवासियों का ही सम्मान बढ़ाने का काम माननीय नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी के धाक और देश के अंदर, विश्व के अंदर भारत का डंका जो बजाने का काम कर रहे हैं माननीय नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। लेकिन एक तरफ वो लोग हैं, मैं उनको क्या बोलूं, एक तरफ वो सपूत है, मैं वो शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहता हूं। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कभी मलेशिया में जाते हैं, सिंगापुर जाते हैं, जर्मनी जाते हैं, लंदन जाते हैं, और इस बार आपने देखा कि किस तरह की भाषा का अनर्गल प्रयोग कर रहे हैं। तो ऐसे लोग हैं जो लगातार भारत को अपमानित करने का काम करते हैं, भारत को कलंकित करने का काम करते हैं, भारत की संस्थाओं को कलंकित करने का काम करते हैं। और रजत जी, मैं एक एक करके आता हूं। उन्होंने कहा ब्रह्मज्ञानी की बात कही, तो राजा का, अजय जी, राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। केवल ज्ञान केवल राहुल गांधी परिवार को ही नहीं हो सकता। और ऐसा ज्ञान का क्या फायदा जो आटे को लीटर में तोले? ऐसा कौन सा ज्ञान है? उन्होंने कहा पांडवों के साथ सभी धर्मों के लोग थे। आपको पता होगा कि इस्लाम 1300 साल पहले आया और क्रिश्चियन धर्म की बात करें तो 2000 साल पहले आया। तो सबसे पुराना धर्म था, उनको ये सब मुझे लग रहा ट्यूशन भी उनको ठीक से नहीं दिया गया। दूसरा, उन्होंने कहा कि दलितों पर 1980 के दशक में अत्याचार हो रहे थे, तो मुझे लग रहा ट्यूशन देने वाले ने भी गलती कर दिया। 1980 और 89 के समय की अगर बात करें, 1980 और 89 के अंदर वीपी सिंह एनडी तिवारी की सरकार लगातार वहां मुख्यमंत्री रहे, कांग्रेस के मुख्यमंत्री रहे, केंद्र के अंदर भी इनकी सरकारें रही। तो दलितों पर अत्याचार किन्होंने किया? इन्होंने किया। इन्होंने तो बाबा साहब अम्बेडकर को कुछ भी नहीं किया, यहां तो मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर दिया। देखिए, मैं एक एक करके आता हूं। देखिए रजत जी, सुनिए, उसके बाद में बाबा साहब अम्बेडकर को पंचतीर्थ बनाने का और भारत रत्न देने का हमने काम किया। सिखों की बात कर रहे थे, सिखों का अपमान होता है। बताइए, एसआईटी गठित करके सिखों के जो नरसंहार किया गया, उस एसआईटी गठित करके उनको न्याय दिलाने का काम किसने किया? माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किया। मुसलमानों की बात करते हैं, धर्म और जाति की बात करते हैं, जातिगत जनगणना की ये लोग बात करते हैं, जबकि हाईकोर्ट में आपने देखा होगा बिहार में लताड़ खा के आई। आप देखिए कि धर्म की राजनीति कौन करता है? मुसलमानों, ये कांग्रेस पार्टी मुसलमानों की पार्टी है। देश के संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। धर्म के आधार पर आरक्षण कौन देता है? ये देते हैं। अब इन्होंने कहा कि एक संस्कृति की बात की, लैंग्वेज की बात करी, तो आपको पता होगा कि लैंग्वेज के आधार पर किस तरह से देश को बांटने का काम करते हैं। ये तो बोलते हैं कि भारत एक राष्ट्र ही नहीं है, जबकि भारत सरकार एक ऐसी पॉलिसी लेकर के आई जो नई शिक्षा नीति है, उसके तहत में सभी अपने स्थानीय स्तर के अपनी लोकल लैंग्वेज में भी पढ़ सकते हैं। तो रजत जी, आप देखिए कि भारत सरकार जहां जोड़ने की बात कर रही है, भारत जोड़ो यात्रा की बात करते हैं। भारत जोड़ो यात्रा पे भी मैं आ जाता हूं। इन्होंने शर्मसार करने का काम किया। बोल रहे हैं मोहब्बत की दुकान, ठीक है, मोहब्बत की दुकान खोलेंगे, वहां पर खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं। एक मिनट, भारत जोड़ने की बात कर रहे हैं, खालिस्तान जिंदाबाद के नारा लगे। और उन्होंने कहा, राहुल गांधी ने जो स्पीच में कहा, मनोज जी, वो ये कहा कि भारत जोड़ो यात्रा को रोकने का काम मौजूदा सरकार कर रही थी। पहला आरोप उन्होंने ये लगाया
कि भारत जोड़ो यात्रा को रोकना चाहती थी। मैं दूसरा जवाब उन्होंने कहा बहुत सारा नफरत का माहौल है, हम मोहब्बत की दुकान खोलने आए। मनोज जी, जी देखिए, मोहब्बत की दुकान की बात करते हैं। आप बताइए कि खालिस्तान जिंदाबाद के नारे, भारत तोड़ो के नारे लग रहे हैं वहां पर, इनकी उनको बोले मोहब्बत की दुकान में, मतलब नफरत की दुकान में ये मोहब्बत की दुकान है, मतलब नफरत के माहौल में। अब ये बताइए मुझे रजत जी, क्या इनको कहां पर रोका गया? जम्मू कश्मीर तक ये लोग गए, कहां पर इनको बाध्य किया गया? और एक तरफ राहुल गांधी, देखिए कंट्रोवर्शियल बयान देखिए इनके, एक तरफ राहुल गांधी कहते हैं कि सब कुछ अच्छा मिला, मुझे सम्मान मिला, उन्होंने तो ये तक कह दिया कि गुरु नानक जैसा सम्मान मिला मुझे, मतलब अपमानित करने का एक संतों का काम किया इन्होंने। और फिर दूसरी तरफ कहते हैं कि वहां देश में नफरत का माहौल है। तो भाई कहां कहना क्या चाहते हैं? ठीक है, कहना क्या एक चाहते शॉर्ट हैं? आंसर, उसके बाद पैनल पे जाना है। अजय जी एक बार रिप्लाई दे दीजिए, भारत जोड़ो क्योंकि दो यात्रा चीजें, में ऐसे भारत जोड़ो ऐसे यात्रा लोगों को साथ में कन्याकुमारी रखा से गया, कश्मीर तो तक भारत चली। तोड़ने के वो लिए कह रहे हैं भारत कि साहब माता- कहां यात्रा रोकी गई, आराम से ये यात्रा चली, पहला। रजत जी, दूसरा, जो वो सिख प्रदर्शनकारी खालिस्तानी वहां पहुंचे थे राहुल गांधी के कार्यक्रम में, उस पर टिप्पणी। देखिए, दोनों बातें। पहली बात तो भारत जोड़ो यात्रा जब कन्याकुमारी से शुरू हुई थी और कश्मीर की तरफ बढ़ रही थी, तो इन लोगों ने पार्टी के सिर्फ प्रवक्ताओं की बात मैं नहीं करूंगा, भाजपा के लोगों की बात नहीं करूंगा, सरकार में बैठे मंत्रियों ने किस तरह की बात की और किस तरह से लांछन लगाए, और लगातार स्थानीय स्तर पर जहां जहां हमारी सरकारें नहीं थी, जिन राज्यों में इनकी सरकारें थी, उस जगह आक्षेप, कहीं ना कहीं रुकावट डालने का काम किया। हमारे कई जगह कार्यक्रमों को काम करने नहीं देने का प्रयास किया। कई बार कोरोना का एक माहौल अचानक 2 दिन के लिए पैदा दिल्ली में किया गया, ये सबने देखा। फिर जब कश्मीर की तरफ हम बढ़ रहे थे तो अचानक सिक्योरिटी कैसे लैप्सेस रही, कैसे विड्रॉ किया गया, कैसे धमकी दी गई, ये सबने पूरा देश देखा। लेकिन हमारी एक कहीं ना कहीं प्रतिबद्धता थी भारत जोड़ो यात्रा को लेकर के, और पूरा देश साथ। ठीक है, एक खालिस्तान वाला पॉइंट। बात, सिख जो वहां पे जिस तरह से लोगों ने आज जो प्रदर्शन किया या बोला उस कार्यक्रम में, चूंकि देखिए वो कार्यक्रम हो रहा है, अमेरिका की प्रशासन की बात है, हम लोग किसी के दिल में जाकर के तो आदमी का सिलेक्शन करेंगे नहीं कि कौन किस विचारधारा का है। लेकिन दुख इस बात का लग रहा है कि इनके आईटी सेल के 10 सेकंड से इनके आईटी सेल के जो फ्रॉड है, उस फ्रॉड ने जो है आज खालिस्तान का समर्थन किया, और खालिस्तानियों का समर्थन वहां आज पूरे मीडिया में चल रहा है, सोशल मीडिया में चल रहा है। ये जो एक परिपाटी है वो पहले नहीं थी। पहले ऐसा होता था कि प्रधानमंत्री अगर देश से बाहर जाते थे तो विपक्ष शांत रहता था। रजत जी, मुझे मनोज जी आ रहा हूं, एक बार पैनल ओपन कर लीजिए, तीन वक्ता और हैं, एक सवाल ले लूं फिर आ रहा हूं, सिर्फ 3 लोग और हैं, रुक जाइए। बृजमोहन जी, ये परिपाटी थोड़ी सी चेंज हो गई है बृजमोहन जी, अब कोई मर्यादा नहीं है। और जो पहली परिपाटी थी कि विदेश यात्राओं के दौरान नहीं बोला जाता था, ऐसा नहीं है। पहले विदेशी धरती का इस्तेमाल हिंदुस्तान की राजनीति के लिए नहीं होता था, यही होता था, इंतजार होता था कि पहले वापस आ जाए तब हम लोग समझ लेंगे यहाँ पे क्या राजनीति है। लेकिन ये चेंज हो गया। बृजमोहन जी, देखिए रजत जी, सबसे पहले तो मैं सबों को नमस्कार करना चाहता हूँ। कारण यह है रजत जी इसके पीछे कि टेक्नोलॉजी ने सारी सीमाएं समाप्त कर दी हैं। आप देखिए कि जिस समय आदरणीय राहुल गांधी जी अमेरिका से अपनी बात कह रहे थे, उस समय पूरे हिंदुस्तान में सारे लोग सुन रहे थे। तो ये जो, या आदरणीय जब मोदी जी बाहर जाते हैं तो पूरा देश उनकी बात सुनता है, या जब वो देश में विपक्ष के खिलाफ बोलते, कटुता के साथ बोलते, उसकी जानकारी पूरे विश्व में होती है। तो मैं सोचता हूँ ये बात कहना शायद ठीक नहीं होगा कि इस प्रकार का चलन बढ़ा है। हाँ, ये बात सच है कि वहां पर जब आदरणीय राहुल गांधी जी गए हैं तो पूरा विश्व इस बात को जानता है कि वो विपक्ष के नेता हैं। वो वहां पे कोई भारतीय जनता पार्टी के दूत के रूप में नहीं गए थे कि वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार की वहां पे अच्छाइयां बताएं। क्या आदरणीय मोदी जी जब जाते हैं विदेश तो क्या वो वहां पे विपक्ष की प्रशंसा करते हैं? क्या वो विपक्ष की उपलब्धियों के बारे में जानकारी देते हैं विदेश में? तो मैं सोचता हूं उन्होंने अपनी बात को वहां रखा है। और अगर आदरणीय मोदी जी को या भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को ऐसा लगता है कि उस पर तथ्यात्मक जानकारी नहीं है, तो उनको सारे देश को अपनी तरफ से बताना चाहिए। जब अगर उनको अपनी बात कहने का अधिकार है, मनोज जी आपको जवाब देना है, आप चाहिए तो मैं एक बात जरूर कहूंगा, क्योंकि पक्ष रखने के लिए आप ही, मैं आ रहा हूं किशोर तिवारी जी के पास। किशोर जी, जो पिछला 1 साल आप काउंट कर लीजिए, चाहे वो यूक्रेन हो, विवाद हो, G20 हो, अभी समिट हो, भारत और भारत के प्रधानमंत्री का कद बड़ा है, ये कहने में कोई परहेज नहीं होगा। जब उनको कहा जाए कि वो बॉस है, जब एक देश का राष्ट्राध्यक्ष पैर छुए, और उसी चीज को
आप बाहर जाके कहिए कि नहीं साहब वो तो भगवान को भी समझा लेंगे। तो क्या दोनों में कटाक्ष नहीं है? नहीं, यहाँ जब विपक्ष का नेता जाकर वो अपनी बात रखता है, उसके बीच में कोई पूछते हैं कि भाई ये बात का समर्थन कैसा करे, तो उन्होंने वो बताया। मुझे तो राहुल गांधी इस वक्त बड़े सीजनल अपोजिशन के लीडर लग रहे हैं, जो खुली खुली बात कर कर मोदी जी की, देखो अभी अजमेर का भाषण ही तो देखो, सारा कुछ इन्होंने ही किया, कांग्रेस ने कुछ किया नहीं। और ऊपर से आप जो कह रहे हैं ना सिडनी का, तो सिडनी के अंदर चार्टर प्लेन किसने चलाए, लोगों को लाया किसने, और संख्या कितनी थी। दूसरा वो पपुआ गिनी वाला आप जो लेते हैं ना मरापे जी का, कि उन्होंने पैर छुए, अरे वो तो उन्होंने अपनी विनम्रता बताई। विनम्रता तो जो बताते हैं अपना अहंकार कम करने के लिए, तो वो बड़े हैं। उन्होंने एक सभ्य आदमी के तरीका काम किया। त्रिनिदाद में अपने राष्ट्रपति गए थे तो वहां के भी गए थे। अब मनोज जी बड़े सीजनल हो चुके हैं डिबेट करने के अंदर। और ऐसे भी तथ्य जो अजय ने रखे कि ये सब बातें हो रही है ना, जो मोदी जी अपने लय में भाषण देते हैं, तो मोदी जी को ना तो स्टैटिस्टिक का कोई ज्ञान रहता है, नहीं तो इतिहास का रहता है। लेकिन वो उन्होंने 9 साल के अंदर अजय कई इतिहास रचा हुआ है। लेकिन 9 साल की उपलब्धियां गिनाने एक बार भुवन भास्कर जोशी जी के पास चला है, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं। राहुल गांधी के इस बयान को आप कैसे देखते हैं? क्या आप सहमत है समाजवादी पार्टी जो राहुल गांधी ने बयान दिया है प्रधानमंत्री के खिलाफ? देखिए, हम कहना चाहते हैं 9 साल से अगर भारतीय जनता पार्टी के पूरे कार्यकाल को हम देख पाते हैं, तो हम ये देख पाते हैं इनका सोच जहां शुरू होती है, इनकी सोच भारत से, और विपक्ष मुक्त भारत के लिए क्या क्या तरीके ये लोग प्रति देश में अपनाते हैं। सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स के छापे के अलावा उनकी चुनी हुई सरकारों को गिराते हैं, अनैतिक तरीके से उनकी सदस्यता खत्म करवाते हैं। और ये इतना करने के बाद ये चाहते हैं कि विपक्ष इनके सम्मान करे और इनके हाँ में हाँ मिलाने का काम करे। और जो दूसरे राजनीतिक दल में होते हुए इनके दल में आ जाता है, उसको तुरंत प्रमाण पत्र दे देते हैं ईमानदारी। ये देश में कब से चलने लग गया? ये केवल आदरणीय मोदी जी ने कहा। और आदरणीय मोदी जी सीरियस कहा है? क्या कभी इस देश के प्रधानमंत्री ने इस तरह के बयानों को देने का काम करा कि नाले की उस समय गैस से चाय बनाता था? ये किस तरह की बात है? किस तरह देश को पीछे ले जाने के, पाषाण काल में ले जाने का एक बयान है देश के प्रधानमंत्री। ठीक है, मैं दोनों पॉइंट ले लिया। गंभीरता जो है आज मनोज जी, क्योंकि पक्ष आप ही रख रहे हैं, 3-4 चीजें मनोज जी मैं कहिए तो एक बार रिपीट कर लूं। पहला, सीबीआई ईडी की रेड अगर आप विपक्ष पर कराएंगे तो वो सम्मान क्यों देगी? दूसरा, विपक्ष का नेता अगर बाहर गया है तो वो अपनी ही बात रखेगा, जैसे प्राइम मिनिस्टर जाएंगे तो अपनी बात रखेंगे। तीसरा, जो सम्मान मिला, चाहे बॉस कहा गया चाहे पैर छुआ, ये उनका बड़प्पन है। और चौथा, ये टेक्नोलॉजी का जमाना है, यहां पर कुछ कहिए बाहर कुछ कहिए, 1 मिनट के अंदर वायरल रहता है। मनोज जी, 4 लोगों के जवाब आपको देने। जी मैं एक एक करके देता हूं। देखिए, आपको याद होगा कि जब माननीय प्रधानमंत्री जब मुख्यमंत्री थे तो आपने ध्यान में होगा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को पाकिस्तान के कुछ लोगों ने देहाती औरत करके बुलाया था, तो उन्होंने उसकी कड़ी निंदा की थी और भारत के प्रधानमंत्री के साथ खड़े हो गए थे। देखिए, मत भिन्नता हो सकती है, लेकिन मन भिन्नता नहीं होनी चाहिए। मैं ये कहता हूं कि दलगत राजनीति से ऊपर उठकर क्या राष्ट्र हित के मुद्दों के ऊपर एक नहीं होना चाहिए? क्या विदेशी धरती में जाकर के ये बोला जाता है कि भारत में लोकतंत्र नहीं है, न्यायपालिका कटघरे में खड़ी हुई है, ईडी सीबीआई के बारे में बोला जाता है कि जांच एजेंसियां काम नहीं कर रही है, यहाँ का लोकतंत्र खतरे में है तो बाहरी शक्तियों को जाकर के हस्तक्षेप करना चाहिए। अब ईडी सीबीआई की बात करते हैं। ईडी सीबीआई पर यहाँ पर जो बैठे हुए कमोबेश वो सारे दल 16 दल मिलकर के गए सर्वोच्च न्यायालय में। उन्होंने कहा कि हमारे लिए अलग कानून बनाइए, हमारे लिए विशेष छूट देने का काम किया, सर्वोच्च न्यायालय से लताड़ खा करके आए। अब महंगाई की बात करते हैं। महंगाई की बात करें तो आप देखिए, कुछ अपने लोग बोल रहे थे कि मोदी जी ने किया क्या है। आपको पता हो कि 6.5% इन्फ्लेशन रेट है। जिस धरती पर वो जाकर के बैठे हैं, यूके में बैठे हो, यूएसए में बैठे हो, 10% से ऊपर की महंगाई दर है। अब ये बोल रहे थे कि विपक्ष के नेता सुलझे हुए विपक्ष के नेता दिख रहे हैं। ये ऐसे सुलझे हुए विपक्ष के नेता नहीं, ये विपक्ष का नेता
किसने बनाया इनको? जरा बताइए, विपक्ष का तो दर्जा भी उनको नहीं मिला, उस दल को इतनी हैसियत नहीं है उनकी। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि वो गांधी परिवार के बेटे हैं, इसलिए उनको दिया गया है। लेकिन इस देश के अंदर कुछ लोग ऐसे मंदबुद्धि छात्र होते हैं जो एक प्रतिभावान छात्र से इतनी ईर्ष्या करने लग जाते हैं कि कहीं ना कहीं ईर्ष्या बस कुछ ना कुछ बोलना शुरू कर देते हैं। तो इसी तरह रजत बोलना पड़ेगा। अब एक विषय हो रहा था कि महिला का, राजीव जी एक बार महिला वाला एक इशू आया था, आप जवाब दीजिएगा जरा। अजय जी से ही मैं पूछ रहा हूं, उन्होंने कहा कि महिला सशक्तिकरण हम करेंगे। अरे 70 साल तक आप झुंझुना बजा रहे थे, महिला आरक्षण क्यों नहीं दिया आपने? 33% आरक्षण क्यों नहीं दिया? और महिलाओं के बड़े आप हितैषी बन रहे हैं। एनसीआरबी का डेटा उठा करके देखिए, राजस्थान में सबसे ज्यादा महिलाओं का उत्पीड़न, दलित महिलाओं पर अत्याचार, दलित महिलाओं पर बलात्कार करने का काम किया है। तो इनके मंत्री तक सम्मिलित है, उनके बेटे तक सम्मिलित है, उस पर राहुल गांधी मौन रहते हैं। तो अपने राज्य में जो सरकारें कर रही है उस पर मौन रहेंगे। 32% बेरोजगारी दर है, जरा बताइए राजस्थान में उस पर मौन क्यों है? 13 जो वेट बढ़ा हुआ है, 13 रुपए महंगा सप्लीमेंट्री सवाल है। मनोज जी, मैं जाऊंगा उपाध्याय जी के पास। देखिए मनोज जी, एक सप्लीमेंट्री सवाल है जो यहाँ पे सभी लोग हैं। देखिए, टेक्नोलॉजी का जमाना है, आप मुझसे बात कर रहे हैं, यूट्यूब पे ये लाइव है, फेसबुक पर लाइव होगा थोड़ी देर में, लोग इसको सुन लेंगे, चाहे वो यहाँ बैठा आदमी हो चाहे लंदन में बैठा आदमी, इसमें तो कोई अर्ज है नहीं। लोग ये कह रहे हैं कि साहब, अगर राहुल गांधी विपक्ष के नेता हैं, वो विपक्षी पार्टी, विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी के नेता हैं, तो वो जाकर सरकार की तारीफ क्यों करेंगे? वो तो विपक्ष की बात करेंगे और आलोचना ही करेंगे। मनोज जी। नहीं, सही बात है। देखिए रजत जी, सही कहा, आरएसएस को गाली नहीं देंगे तो इनकी रोजी रोटी कैसे चलेगी, इनकी दुकान कैसे चलेगी? लेकिन प्रधानमंत्री जी को तो गाली बाण में गाली दे चुके हैं। मैं उस विषय पे नहीं जा रहा हूं, मैं इस विषय पे जा रहा हूं कि भारत की लोकतांत्रिक संस्थाओं को, भारत के लोकतंत्र को, भारत की सर्वोच्च संस्थाओं को, भारत के संवैधानिक संस्थाओं को, भारत की लोकतांत्रिक परंपराओं को, भारत के स्वाभिमान को, भारत की अर्थव्यवस्था को गाली देने का, भारतीय सेना को, भारत की न्यायपालिका को, भारत के मीडिया तक को गाली देने का काम करते हैं। तो मैं कहता हूं, मोदी जी से आपको ईर्ष्या हो सकती है, आदरणीय राष्ट्रपति को आप ना बुलाए उद्घाटन में, तो परंपराओं का पूरा पालन हो रहा है। वो भी तो बताइए, क्यों उनसे इतनी नफरत करते हैं? अपने संस्थाओं और आदरणीय राष्ट्रपति जी को आप ना बुलाए, उनको सम्मान ना दें। अजय जी, क्योंकि आपके नेता की बात है, इतनी नफरत क्यों है प्रधानमंत्री कर लो? आप किताबें रखने से कुछ नहीं होता है, पढ़ लिख के आएंगे हैं। लेकिन समस्या क्या है कि, और हरियाणा से भी हैं, देख रहे हैं हाल, देश में महिलाओं का क्या हाल है। हमारी वीरांगना जो महिला पहलवान है, उनके साथ क्या क्या आपने उस दिन किया जिस दिन लोकतंत्र के मंदिर का आप उद्घाटन करने का प्रयास कर रहे थे। यही लोकतंत्र का सच्चाई है जो पूरे देश में और विश्व में गया। आज वर्ल्ड फेडरेशन ने क्या दिया है जवाब। जहां तक बात, आपको ये कैसे भ्रम हो गया है कि मोदी जी भारत है? अरे भाई, सरकार आपकी भारत है, सरकार जो गलत काम करेगी उसको हम रखेंगे पब्लिक डोमेन में। भारत का मतलब मोदी जी नहीं है, भारत का मतलब इस देश की 140 करोड़ जनता है, भारत का मतलब इस देश का मजदूर है, युवा है, बेरोजगार जो नौजवान घूम रहा है, उसको कैसे रोजगार मिले, ये भारत की समस्या है। कैसे महंगाई पर कहीं ना कहीं नकेल कसी जाए, ये भारत की समस्या है। कैसे आय की असमानता बढ़ रही है, इसको कैसे रोका जाए, कैसे आपके एक मित्र के साथ इतनी लाखों करोड़ों की संपत्ति छोड़ करके 20,000 करोड़ रुपया काला धन बाहर से ला करके अगली बार अमेरिका या यूएसए में लड़ने वाले हैं चुनाव, देश में ऑपरेट की गई। आप भारत जोड़ो नहीं, कुछ दिनों में जनता भारत छोड़ो बोलेगी, और इस देश कुछ दिनों के बाद में अजय जी कुछ दिनों के बाद देश की जनता भारत जोड़ो नहीं बोलेगी, भारत छोड़ो, भारत छोड़ो, राहुल गांधी भारत छोड़ो। ये तो कल भारत की जनता बोलने वाली है, क्योंकि आपके जिस तरह से आपका मानसिक दिवालियापन, राजनीतिक दिवालियापन सारी दुनिया के सामने आया है। समाज चला है, डेमोक्रेसी का यही वैविधता का में एकता का परिचय है। आप लोग चाहते हैं हर चीज मोदी जी, वैज्ञानिक भी मोदी जी, यूनिवर्सिटी इतिहासकार भी मोदी जी। रजत जी, अरे भाई, ये राहुल गांधी इतने बड़े हो गए हैं, बसन्ना जी से, गुरु नानक जी से इतने बड़े परम ज्ञानी हो गए हैं, इतने बड़े विद्वान हो गए, इतने बड़े संत हो गए हैं, इस देश में बड़े जो पब के अंदर बैठ करके गुरु नानक जी से, गुरु नानक जी से तुलना करने का काम करते हैं। मुद्दा नहीं है, नारायण, गुरु नारायण से अपनी तुलना करने का काम करते हैं। तो ये आपकी मानसिक दिवालियापन नहीं है, राजनीतिक दिवालियापन नहीं है, तो क्या है? लोगों ने जवाब दिया, ये क्या है? नफरत फैलाने का काम करते हैं। किशोर तिवारी जी आपके पास आ रहा हूँ, एक मिनट, ठीक है अजय जी आ रहा हूँ। किशोर जी, एक परंपरा पहले रहती थी भारत में कि एक दूसरे के प्रति, चाहे वो पक्ष हो या विपक्ष हो, में सब मोहब्बत, एक राजनीतिक बयानबाजी की सीमा होती थी। खास तौर से जब कोई
पीएम बाहर हो या विपक्ष का नेता बाहर हो, मैं दोनों तरफ की बात कर रहा हूं। आप बहुत सीनियर हैं पैनल में इस समय, मैं चाहता हूं थोड़ा राजनीति से ऊपर उठकर इसका जवाब आप लोग दें। क्या ऐसी परिपाटी खत्म हो गई, जो ट्रस्ट ब्रिज था खत्म हो गया, बिलो द बेल्ट का मामला आ गया और हर तरफ यह हाल है? कम से कम विदेशी धरती पर यह ख्याल रखना चाहिए। मैं कांग्रेस के लिए नहीं, दोनों ही दलों के लिए कह रहा हूं, दोनों तरफ से बयानबाजियां होती हैं। रजत एक बात देखो किशोर जी, इसको थोड़ा सा इसको बिल्कुल आप इसमें मत रखिएगा कि आप विपक्ष की तरफ से बैठे हैं या शिवसेना का पक्ष ले रहे हैं। थोड़ा सा इससे ऊपर उठकर इसका जवाब दीजिएगा। नहीं रजत, माहौल तो ऐसे ही है। अभी अजमेर की जो मीटिंग देखो, वहां पर वहां के मुख्यमंत्री या प्रोटोकॉल के हिसाब से कोई मिनिस्टर नहीं थे, और वहां जिनकी सरकार है उस पक्ष को बहुत ज्यादा मोदी जी बिलो द बेल्ट बोल रहे हैं। मैं कह रहा हूं, पूरी बात तो सुन लीजिए। मैं कह रहा हूं आप हिंदुस्तान के किसी भी कोने में, राजस्थान में चुनाव है, आदमी क्यों नहीं बोलेगा? बिल्कुल बोलेगा। एक मिनट, मैं सहमत, बात तो सुनो। मैं कह रहा हूं कि आप बाहर जाइए, चाहे वो बीजेपी वाले हो या कांग्रेस वाले या शिवसेना वाले, विदेशी धरती हो या विदेशी मेहमान हो, तब ये ना हो। यानी कि अगर ये पैनल बैठा हुआ है, ये पैनल बैठा हुआ है और अगर यहां पर दूसरे देश के दो पैनलिस्ट बैठे हुए हैं, तो कम से कम देश की राजनीति वहां डिस्कस नहीं होनी चाहिए। ये मेरा मानना है, आप बताइए। नहीं रजत, देखो वो समय नहीं है कि भारत के प्राइम मिनिस्टर के साथ अटल बिहारी वाजपेयी है। यहाँ कहा खरगे साहब थे उनके साथ, ऑस्ट्रेलिया में नहीं थे, कभी कहीं रहते नहीं। अब लेकिन वो मौसम नहीं रह गया। अभी मनोज यादव इतनी बातें बता रहे हैं, पर राहुल गांधी का वो सवाल कि दुनिया बहुत बड़ी है और एक आदमी सब कुछ जानता है और भगवान के बाजू में बैठकर वो उनको भी बता सकता है कि ब्रह्मांड कैसा चलता है, तो हमारे यादव जी उसके बारे में बताए नहीं। लेकिन तुम देख रहे हो, कांग्रेस है, राष्ट्रवादी कांग्रेस है, मैं शिवसेना हूं, और मुझे तो ऐसा लगा जोशी जी ये सब लोग अकेले हो गए हैं, एक जगह आ गए हैं। इसका ही संकेत है कि स्तर मोदी जी का इससे ज्यादा गिरने वाला है। ठीक है बृजमोहन जी, क्या जो पॉलिटिकल डेस्परेशन है पक्ष का या विपक्ष का, वो डेस्परेशन ज्यादा बढ़ चुका है सत्ता के लिए? रंजित जी, थोड़ा सा आपने को पीछे जाना होगा। जैसे ही 2014 में भारतीय जनता पार्टी की देश में सरकार बनी, सरकार बनते से ही सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय नेता ने यह बयान दिया कि मैं भारत को कांग्रेस मुक्त कर दूंगा। इसमें कांग्रेस मुक्त करने की जब बात की तो इसके पीछे उनका हिंसात्मक सोच सामने आ रहा था। जब आप किसी को समाप्त करने की बात करेंगे तो निश्चित रूप से उसकी प्रतिक्रिया होगी। उस प्रतिक्रिया के चलते ही आदरणीय मोदी जी जब जापान जाते हैं, वहां पर भी उन्होंने विपक्ष पे खुल के हमला किया, बहुत ही सटायर मारा उसके ऊपर, विपक्ष के ऊपर। तो निश्चित रूप से शुरुआत आदरणीय मोदी जी की तरफ से हुई थी। इस बात का मोदी जी को समझना चाहिए था कि वो देश के प्रधानमंत्री, हम सब लोगों के प्रधानमंत्री हैं। बाहर जब वो जाते हैं तो पूरे मुल्क के प्रधानमंत्री, तो वहां उनको संवेदनशीलता दिखानी चाहिए, होना चाहिए था, और एक जो ट्रस्ट ब्रिज होना चाहिए था ऑपोजिशन और ट्रेजरी बेंचेस के बीच में, क्या वो पूर्णतः खत्म हो चुका है? सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक दांव पेच बचे हैं। बहुत अच्छी चर्चा आपने चलाई और हम देख पा रहे थे विपक्ष के लोगों का कैसा सम्मान होता था। आदरणीय माननीय हमारे अटल जी तो बहुत सबके श्रद्धा पात्र, जितने हमारे पैनलिस्ट बैठे, वो जब अस्वस्थ हो गए थे, उनका इलाज के लिए आदरणीय राजीव गांधी जी उनको विदेश भेजने का काम करते हैं। तो ये परिपाटी होती थी विपक्ष का सम्मान करने का, एक ट्रेंड होता था, उसके बदले में पक्ष का सम्मान होता था। और जब आप ऐसी की बातें करेंगे, जर्सी गाय शब्द का आप इस्तेमाल करेंगे, 300 करोड़ की गर्लफ्रेंड, कभी भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए कोई मनोज जी एक मिनट में जवाब आ रहा हूं आपका। अजय जी 40 सेकंड है मेरे पास आपके लिए, फिर मनोज जी जवाब लेना है। जो ट्रस्ट ब्रिज था, जो संस्कार और मर्यादा थी पक्ष और विपक्ष के नेताओं में, बिल्कुल खत्म नहीं, इन्होंने खत्म की है। देखिए कि जो कांग्रेस मुक्त संस्कृति की जो बातें हैं वो
अजय जी एक बार बोल दें, फिर मनोज जी एक साथ जवाब दे दीजिएगा। विचारधारा के जी, लेवल मुझे बोलना पर जरूर हमारी मतभिन्नता रही है, लेकिन देश में डेमोक्रेसी में यदि 2 पार्टियां, 4 पार्टियां, 10 पार्टियां, 20 पार्टियां हैं, सबके अपने अपने फॉलोअर हैं, सबके अपने अपने कार्यकर्ता हैं, सबका एक दूसरे को सम्मान करना चाहिए। लेकिन ये परंपरा तोड़ने वाला कौन व्यक्ति है? वाजपेयी जी के समय नहीं टूटी, ठीक है, मनमोहन ठीक सिंह है, जी के पॉइंट समय ठीक है। नहीं टूटी। मनोज जी एक बार जब जवाब। से आए हैं मोदी ये जी, जो परिपाटी इन्होंने है, सब चीज छोड़ विपक्ष दिया कह रहा क्योंकि है कि ये जो मान अहम सम्मान है इनमें। संस्कार वाली परिपाटी है वो भाजपा ने तोड़ी है। पूरा विपक्ष यही कह रहा है। मनोज जी देखिए सबसे पहले सर्वप्रथम तो श्रीमती सोनिया गांधी जी ने 2007 के अंदर मोदी जी को मौत का सौदागर कहा और उनके मारने की कामना, कब्र खोदने की कामना, उनको दुर्योधन बोलना, मौत का सौदागर बोलना, रावण बोलना, ये सारी परिपाटी सबने देखी, पूरे देश ने देखा है। लेकिन जो कांग्रेस संस्कृति, कांग्रेस मुक्त भारत की जो बात करते हैं, कांग्रेस एक कल्चर है, यानी कि वंशवाद, परिवारवाद, भ्रष्टाचार का जो कल्चर था उससे मुक्त करने की बात कर रहे थे। और किशोर जी, ये नरेंद्र मोदी जी है जो आपके साथ में नरेंद्र मोदी जी के बड़े बड़े होर्डिंग लगा करके आप लोग कितनी सीटें जीत करके आए थे और बाद में जाकर के शिवसेना की गोदी में बैठ गए थे। जो चीखने वाले शेर थे, कांग्रेस शेर थे, वो कागजी शेर होकर के सोनिया गांधी जी की गोदी में जाकर के बैठ गए थे। वो बराबर। कांग्रेस, आप कांग्रेस की गोदी में जाके बैठ गए किशोर जी, आप बराबर। ये नरेंद्र मोदी जी ही थे जिनके बल पर आप गठबंधन में सरकार, गठबंधन में सीटें जीत करके आए थे और माननीय नरेंद्र मोदी जी ने परिपाटी तोड़ने का काम नहीं किया। ये विदेशियों का, ये विदेशी मानसिकता, गुलामी की मानसिकता, गुलामी की मानसिकता, गुलामी की मानसिकता और विदेशी मानसिकता की एकदम निकृष्ट पराकाष्ठा है, निकृष्ट पराकाष्ठा है। ये निकृष्ट पराकाष्ठा है कि किस तरह से मंदबुद्धि जैसे लोग समझते हैं कि ये मंदबुद्धि राहुल गांधी है। राहुल गांधी ईर्ष्यावश बोल रहे हैं कि वो इसीलिए तो आटे को लीटर में तोलते हैं, आटे को लीटर, देश के जनतंत्र को तार तार करने का काम करते हैं, भारत के संसद को अपमानित का काम करते हैं, भारत के लोकतंत्र को अपमानित करने का काम करते हैं, भारत के सर्वोच्च न्यायालय को आम जनमानस के प्रति नफरत फैलाने वाले भारत तेरे ठीक है, हम भी बैठे हैं और राहुल गांधी किसी दिन और विदेश में और बहुत सारे मुद्दे आएंगे जिस पर हम बहस करेंगे। आज के लिए माफी के साथ आप सबको रोक रहा हूं, वक्त इतना ही है। कोशिश यही थी समझे कि राहुल गांधी ने विदेशी दर्शी यानी सैन फ्रांसिस्को में जो बयान दिया है उससे देश में हलचल क्यों है। दरअसल 24 का चुनाव है, देखते जाइए। अभी राहुल गांधी कुछ दिन और रहेंगे विदेश में। देश का सवाल में आज के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, आप देखते रहिए।